ऐसा था, मैंने शेड्यूल देखा तो उसमें बायोलॉजी फिजिक्स था, तो मैंने इसलिए कर दिया। हम तो यही बैठे थे, तो हमने कहा कि यार तो आपको दिक्कत होती है केमिस्ट्री में? क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम कुछ नहीं, नोट्स वगैरह लेकर नहीं आते। हां मेन कोई उसी की रहती है। ये तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग टेंशन दे रहती है। अच्छा बोल लेती नहीं आती नोट्स। चलो अगर कभी कभी ऐसा हो जाया करे तो आप लोग मतलब इधर मत बताया करो, लखनऊ में लिया करो, क्या दिक्कत है, एक पेज बाद में कर लिया करो। कभी कभी तो नहीं, काफी बार अक्सर होता है। चलो कल रिवाइज करो जल्दी से। रिवाइज करो बेटा जल्दी से, जो कल पढ़ाया था उसको रिवाइज करो जल्दी से। नहीं खुलेगा, ये मर गया। बेटा कल को एक कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज करो एक बार। कर लिया आप लोगों ने रिवाइज? चलो कल मैंने आप लोगों को पैकेजिंग ऑफ डीएनए बताया था ना, तो मैंने क्या क्या बताया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। देखो बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने कहा था यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन होती है जिसके कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 4। सही है? सुनो तो 4 टाइप के मॉलिक्यूल के 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं 8। ठीक है? 4 टाइप की प्रोटीन होती है जिसे मैंने बोल कर H1A, H2B, H3 और H4, मतलब मैं बोल सकता हूँ 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बोलो मत कोई बच्चा। मैंने कहा था 4 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला होता है H1A, दूसरा कौन सा होता है H2B, तीसरा H4 और चौथा H3H4। ठीक है, इसके 4 मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, ऐसे तो होते हैं 4। और आप लोग बोल सकते हैं इसको ऑक्टामर। क्या बोल सकते हैं? ऑक्टामर। इसको हम लोग बोलते हैं जैसे H1 ये हो गया, H2B हो गया, H3 और H4, और इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे डीएनए से के रैप्ड होता है और डीएनए रैप्ड होगा, और यहाँ पे H1 से क्या हो जाएगी बेटा? पिनिंग हो जाएगी। और ये वाली प्रोटीन कौन सी है? H1 ऑक्टामर इन्वॉल्व नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैंने कहा था इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और ये हमें दिखते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग, यानी मोती की माला की तरह दिखते हैं। ठीक है, और मैंने कहा था अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये प्रोटीन जो होती है ये कौन से अमाइनो एसिड रिच होती है, तो होती है आर्जिनिन और लाइसिन। आप लोग ध्यान रखना ये बात, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था ये ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं, तो हमें ऐसे दिखते हैं, देखो ऐसे दिखते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियोसोम है, और साथ में न्यूक्लियोसोम से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। और बेटा ये हमें मोती की माला की तरह दिखते हैं। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो। दूसरा मैंने कहा था कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर डीएनए के
यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि डीएनए के कितने बेस पेयर होते हैं तो वो कितने होते हैं 200 बेस पेयर। डीएनए लेंथ होता है एक न्यूक्लियोसोम से, और हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम ऐसे बहुत सारे होंगे, और वो हम उसी को तो बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ये पैकिंग फॉर्म पर है, उसी को क्रोमेटिन बोल रहे हैं। और इसके बाद मैंने कहा था जब क्रोमेटिन लगातार, मतलब क्रोमेटिन ऐसे ही जब एस फेज में सेल जाती है, उसके बाद आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और एस फेज के बाद आपको पता होगा प्रोफेज मेटाफेज में क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए का बॉन्ड क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। पता है आप लोगों को ये बात? ठीक है। तो मैं ये हमने कल पढ़ा था पैकेजिंग, तो आप लोग समझ गए पैकेजिंग के बारे में पूरा? किसी को भी डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद, अब क्या टॉपिक है देखो। इसके बाद हाँ एक बात मैंने बताई थी, यूक्रोमेटिन। क्या बताया था बेटा? यूक्रोमेटिन। और दूसरा बताया था क्या? हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है। यूक्रोमेटिन का मतलब क्या होता है? ट्रू। क्या होता है बेटा? ट्रू क्रोमेटिन। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और ये स्टेन के दोगे तो लाइट कलर देता है, और ये देता है डार्क कलर, और ये कैसा होता है? ये ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है? इनएक्टिव। समझ गए आप लोग इतनी बात? इतना क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है। अब मैंने ये बताया था बेटा, आपको बताया डीएनए की जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होती है, और जो हमारा ये मैं बोल सकता हूँ जो हमारा एक न्यूक्लियस होता है उसका डायमीटर कितना होता है? 10 टू पावर -6 मीटर। तो हमें पैक करना पड़ता है, वरना ये ऐसे रैप्ड अगर नहीं होगा तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं आएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है। हम लोग इसके बाद पढ़ रहे थे हमने कैसे सर्च किया जेनेटिक मटेरियल को, मतलब कैसे बताया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो वो क्या होता है? डीएनए होता है। साइंटिस्ट को मानना था कि डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता लगाना था कि कौन सा होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, या फिर प्रोटीन होती है। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। क्या हुए? एक्सपेरिमेंट। जहाँ पे जैसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। क्या था बेटा? या हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये तो बोलते हैं, और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। इसका मतलब मैंने कहा था यहाँ पे साइंटिस्ट थे ग्रिफ्थ, उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए बैक्टीरिया के, एक लिया एस स्ट्रेन, एक लिया एस स्ट्रेन। कैसा था? पैथोजेनिक था। एस स्ट्रेन कैसा था बेटा? एस स्ट्रेन था पैथोजेनिक, और जो आर स्ट्रेन था वो कैसा था? नॉन पैथोजेनिक था। आपको पता होना चाहिए बात। ठीक है। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो पैथोजेनिक होता है वो डिजीज कॉज करेगा, और नॉन पैथोजेनिक डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो मैंने कहा था जब साइंटिस्ट ने क्या किया, एस स्ट्रेन दिया तो चूहा मर गया, आर स्ट्रेन दिया तो नहीं मरा। लेकिन एस स्ट्रेन को जब हीट किल किया तो चूहा जिंदा रहा, लेकिन हीट किल और जब आर स्ट्रेन लिविंग वाला साथ में मिला के दिया तो चूहा क्या हो गया? मर गया। इसका मतलब साइंटिस्ट को ये पता लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा है, ये जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो कैसा बन गया? पैथोजेनिक, यानी कि कुछ ट्रांसफर हुआ है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर है? इतने सब बच्चों क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ तक हमारी कल हमने पढ़ लिया था। अगले हम लोग देखेंगे 3 साइंटिस्ट आए, सही है। एक थे शायद मैकार्टी, एवेरी और मैक्लियोन, 3 साइंटिस्ट थे। उन्होंने बायोकेमिकल नेचर को यूज किया। किसको किया बेटा? बायोकेमिकल नेचर को यूज किया। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकता हूँ, बायोकेमिकल नेचर का मतलब है यहाँ पे डीएनए यूज किया, आरएनए और प्रोटीएज, ये तो किए। और यहाँ पे पता लगाया कैसे करके कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में कौन है जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे हम लोग बायोकेमिकल नेचर पढ़े, तो हम लोग किताब निकालो, हम लोग पढ़ते हैं बायोकेमिकल नेचर। ठीक है। देखें तो बायोकेमिकल नेचर का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये था, कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर। ठीक। मेरी मम्मी डायबिटिक है, उनकी दवाइयों पे हम 3100 रुपया स्पेंड करते हैं। फिर मैंने ट्रूमेड्स पे ये दवाइयाँ चेक की। यहाँ पे थे ना, आप लोग किताब निकालो।
यहाँ देखो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं बायोकेमिकल नेचर में एक 3 साइंटिस्ट थे बेटा, जो थे एवेरी, मैक्लियोन और मैकार्टी। सही है, आप लोग ध्यान रखना है 3 साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है। इनके तीनों के नाम पूछे चुके नीट में, सही है, और आपसे पूछ सकता है दोबारा, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था इन्होंने क्या किया, अब बोलो मत आप लोग, कह रहे थे जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन, they worked to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiment। ये ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हुआ था, इन्होंने इसको बायोकेमिकल नेचर में क्या किया, इन्होंने देखा कि यहाँ पे हम लोग यूज करके हम बता सकते हैं कौन होगा। आप लोग बताओ, अगर जो इन्होंने मिक्सचर दिया था हीट किल कौन सा, एसिस्टेंट और आर स्टेन लिविंग वाला था, ठीक है, उसमें अगर तुम आरएनए डाल दोगे तो आरएनए तो बेकार होगा, बकाया सही रहेगा सब। अगर प्रोटीएज डालोगे तब भी चूहा मर जाएगा, क्योंकि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल ना, जब डीएनए डालोगे चूहा क्या रहेगा, जिंदा। तो इन्होंने ऐसे ही पता लगाया था। देखो कह रहा है दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन डीएनए आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी which one could transform live R cell into S cell। They discovered that DNA alone from S bacteria cause R bacteria to become transformed। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं they also discovered that protein digestive enzyme जिसे बोलते हैं प्रोटीएज, RNA digestive enzyme जिसे बोलते हैं RNase, और did not affect transformation। बताओ इसे अफेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, वो तो भाई RNA को डिस्टर्ब करेगा और RNA वो प्रोटीन को करेगा डाइजेस्ट। अगले कह रहे हैं, लेकिन कह रहा है डाइजेशन विद डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, रोक दिया क्योंकि डीएनए क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। और अगले कह रहा है बेटा सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, दे कंक्लूड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस। लेकिन फिर भी सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं थे। इन्होंने ये बताया था कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं थे इनसे, क्योंकि ये सोच रहे थे कि अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है इससे कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। तो इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसे बोलते हैं हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट। तो कह रहे थे जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अब यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या किया था, ये वाला समझते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 2 बैक्टीरियोफेज लिए, क्या लिए, 2 बैक्टीरियोफेज वायरस लिए। आप लोग बैक्टीरियोफेज नाम जानते हो ना, बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेडियो आइसोटोपिक, मतलब रेडियो आइसोटोपिक जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं, उससे लेवल किया हाई आइसोटोप से। जैसे मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे जो डीएनए कोड होता है, आपको पता है किससे बना होता है, प्रोटीन से। तो उसको हमने सल्फर से लिया, सल्फर लिया 35 आइसोटोप वाला, और डीएनए को लिया फास्फोरस 32 आइसोटोप वाला। तो 32 फास्फोरस। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता दूं आपको। आप लोग यहाँ पे आइसोटोप ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है बेटा, आइसोटोप, हाई आइसोटोप। ये पूछ सकता है कि फास्फोरस कितने आइसोटोप का लिया था और सल्फर कितने आइसोटोप का लिया था। तो सल्फर कितना है 35 और फास्फोरस कितना है 32, यही तो है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, रेडियोएक्टिव से लेवल कर दिया, और जब लेवल कर दिया तो आपको पता है जब कोई भी वायरस होता है इन्फेक्ट करता है किसी सेल को, तो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है ना, और प्रोटीन कोड क्या रहता है बाहर। अब आप लोग बताओ, अगर सेल के अंदर सल्फर मिला रेडियोएक्टिव तो वो क्या होगा, प्रोटीन हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल, और अगर फास्फोरस मिला तो क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। समझ गए। तो इन्होंने यहीं पे किया था, देखो 2 बैक्टीरिया लिए, इन्फेक्शन किया, ब्लेंडिंग, और इसके बाद इन्होंने देखा कि सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो यहाँ पे देखो इन्हें इस वाली सेल में कोई भी रेडियोएक्टिव नहीं मिला, और इस वाले सेल में क्या मिला, मतलब यहाँ पे नो रेडियोएक्टिव लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, रेडियोएक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे रेडियोएक्टिव मिलेगा तो डीएनए ही तो होगा जेनेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब अगर फास्फोरस मिलेगा तो डीएनए होगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। समझ गए। तो इन्होंने ये किया था बस। कौन सा सुपरनेट, जो इन्होंने यहाँ पे एक जो प्रोटीन कोड है उसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो, इधर देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, नो रेडियोएक्टिव सल्फर डिटेक्ट इन सेल। आप लोग बताओ, सल्फर तो बाहर रहेगा ना, और दूसरे कह रहा है रेडियोएक्टिव सल्फर डिटेक्ट इन सुपरनेट, और यहाँ पे कह रहा है रेडियोएक्टिव फास्फोरस डिटेक्ट इन। आप लोग बताओ, यहाँ पे रेडियोएक्टिव मिलेगा नहीं मिलेगा फास्फोरस, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नो रेडियोएक्टिव डिटेक्ट इन सुपरनेट, मतलब प्रोटीन कोड जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे बाहर होगा। नहीं समझ में आया आपको, क्योंकि जब इन्फेक्शन करता है तो क्या ट्रांसफर करता है, डीएनए करेगा, और डीएनए करेगा तो डीएनए इसी केस में तो मिलेगा रेडियोएक्टिव। यहाँ पे भी डीएनए होगा लेकिन रेडियोएक्टिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने प्रोटीन कोड किया है ना, इसीलिए। समझ गए आप लोग, ठीक है। देखो इसको एक बार पढ़ो।
देखें तो देखो यहाँ पे, अब आप लोग समझ गए, समझिए बताओ पहले, नहीं समझे? देखो इधर देखो एक बार, ये भी बैक्टीरियोफेज है, ये भी बैक्टीरियोफेज है। आप लोग बताओ, इस वाले को किया है इन्होंने सल्फर से, तो प्रोटीन को भी तो होगा रेडियोएक्टिव, और इस वाले को किसको किया है? डीएनए को, यानी किससे? फास्फोरस से। अब आप लोग बताओ, अगर दोनों वायरस इन्फेक्शन करेंगे तो प्रोटीन कोड तो बाहर रहता है ना, ये इसको बोला है सुपरटेंडेंट, ये तो बाहर रहेगा। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे इन्हें कोई रेडियोएक्टिव मिलेगा क्या? अगर यहाँ सल्फर मिलता तो इसका मतलब क्या होता कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इस वाले केस में क्या मिला? फास्फोरस, यानी कि हाँ डीएनए जब जेनेटिक मटेरियल था तो फास्फोरस मिलेगा, और फास्फोरस मिला तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब डीएनए के साथ इसमें फास्फोरस मिलाया, इसमें सल्फर मिलाया, प्रोटीन के साथ। हाँ, अब प्रोटीन वो भेजता ही नहीं है, प्रोटीन बेचता नहीं है तो सल्फर भी नहीं आया। हाँ प्रोटीन और डीएनए आता है तो फास्फोरस आ गया, तो उन्हें सेल के अंदर क्या मिला? रेडियोएक्टिव फास्फोरस। और जब मिला तो समझ गए कि डीएनए क्या है, यानी कि वायरस क्या करता है? ट्रांसफर करता है डीएनए को। किसको करता है? डीएनए को। समझ गए बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब पढ़ लेते हैं इसको, क्या कह रहे हैं? सर इसमें डिफरेंस ये है ना, सल्फर को प्रोटीन के साथ मिलाया और फास्फोरस को डीएनए। हाँ बस, क्योंकि डीएनए के पास आपको पता है फॉस्फेट होता है, और प्रोटीन के पास क्या होता है? सल्फर होता है। सही है? देखो एक बार कह रहा था unequivocal proof that DNA is a genetic material come from the experiment of Alfred Hersey and Martha Chase। इसको बोलते हैं हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कह रहा है 1952 की बात है, बर्थ विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। सही है, आपको पता है बैक्टीरियोफेज क्या करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अगले कह रहे हैं, अगले देखो बेटा, कह रहा था बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर द बैक्टीरियल सेल। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट विद वायरल जेनेटिक मटेरियल as if it was its organ the subsequently manufactures more virus particle. Hersey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus that entered the bacteria। मतलब यहाँ पे देखा जा रहा है तो प्रोटीन जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, क्या जाएगा? डीएनए जाएगा। सही है, इसीलिए उन्होंने दोनों को ही किया, प्रोटीन को भी कर लिया रेडियोएक्टिव और डीएनए को भी कर लिया। तो और दोनों केस में उन्होंने अलग किया, एक केस में प्रोटीन को कराया और एक को डीएनए में। सही है, तो उन्हें प्रोटीन वाले केस में नहीं मिला जेनेटिक मटेरियल रेडियोएक्टिव, और डीएनए वाले केस में मिला। तो कह रहा है दे ग्रो सम वायरस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव सल्फर। आइसोटोप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है वहां से। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा virus grow in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA but not radioactive protein because DNA contain phosphorus but protein does not। ठीक है, क्योंकि डीएनए के पास क्या होता है? फास्फोरस होता है, और प्रोटीन के पास नहीं होता है। अगले क्या है बेटा, सिमिलरली वायरस ग्रो ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए बिकॉज़ डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। सही है, अब जो सेल के अंदर मिलेगा वही होगा जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे कह रहा है रेडियोएक्टिव फेज वर अलाउड टू अटैच इकोलाई बैक्टीरिया देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड द वायरल कोट वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय agitating them in blender। the virus particle were separate from the bacteria by spinning them in a centrifuge। यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है, अगर हम बैक्टीरिया को, कोई भी वायरस है, कोई वायरस हुआ, जब कोई इन्फेक्ट करता है तो अपना प्रोटीन कोड अंदर नहीं छोड़ता है, प्रोटीन कोड कहाँ रहता है? बाहर रहता है, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर वो ये देखना चाह रहे थे क्या मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है या फिर सल्फर मिल रहा है रेडियोएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है बेटा बैक्टीरिया व्हिच वाज इन्फेक्ट with virus that had radioactive DNA but radioactive including that DNA was the material that passed from the virus to the bacteria। और अगले कह रहा है बेटा बैक्टीरिया that were infected with virus that had radioactive proteins were not radioactive। this indicates that protein did not enter the bacteria from the virus। DNA is therefore the genetic material this is passed from virus to bacteria। मतलब सिंपल सा ये होगा, समझ गए हम लोग? यहाँ पे सिंपल सा ये कह रहा है कि वायरस जब इन्फेक्ट करता है किसी को तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा। उन्हें नहीं पता था कि प्रोटीन है या फिर डीएनए है, तो जो एंटर हुआ सेल के अंदर, जो रेडियोएक्टिव मिला, उसी से उन्होंने पता लगा लिया कि 100% क्या है, वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर क्या मिला उन्हें? सल्फर नहीं मिला, कौन मिला? फास्फोरस। और रेडियोएक्टिव फास्फोरस मिला तो इसका मतलब वो समझ गए 100% डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हुआ? ठीक है, आप लोग यहाँ से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बना सकता है, वो जो बनाएगा वो बता दे रहा हूँ। पहला बनाएगा वो, अगर बनाएगा तो आइसोटोप पूछेगा, डीएनए और इसका प्रोटीन क्या लिया था, और दूसरा अगर पूछेगा तो ये सीक्वेंस पूछ लेगा, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन का मतलब इन्फेक्शन होना, ब्लेंडिंग मतलब जोड़ना, क्योंकि बैक्टीरिया का वो वायरस अपना डीएनए जेनेटिक में जोड़ देता है ना, ऐड कर लेता है, उसे बोलते हैं ब्लेंडिंग। और सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब घुमाना, उसको आइसोलेट करना।
सही है, एक्सट्रैक्ट करना। तो समझ गए आप लोग, 3 प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको पता है पीसीआर में मैंने बताया था 3 प्रोसेस, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए बेटा? अरे क्या हुआ, चलो इसको एक बार पढ़ो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? कौन है? लिख लिया? बहुत सॉन्ग पढ़ लिया बेटा मन से, ठीक है। चलो अगले देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आप लोग अच्छा ये बताओ, कोई जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? आप लोग अपने से बताओ, पहले फिर मैं बताता हूँ क्या क्या होनी चाहिए। एक बोलो मत, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ये होना चाहिए। दूसरा बताओ, जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं वो जेनेटिक मटेरियल है। बताओ। जैसे पहली प्रॉपर्टी ये सही करें, ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब उसके अंदर रेप्लिकेशन होना चाहिए, सही है? दूसरा स्टेबल होना चाहिए, तीसरा म्यूटेशन होना चाहिए, चौथा उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने की क्षमता होना चाहिए कि कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में आना चाहिए, और हम बोल सकते हैं कि मेंडेलियन जो नियम है उनको फॉलो करता हो। समझ गए? तो ये कैरेक्टर होते हैं किसी भी जेनेटिक मटेरियल के, जो जिसे हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो वो सब डीएनए के पास है, तो इसका मतलब डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वायरस डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल बाय unequivocally resolved from Hershey's experiment become an established fact that it is DNA that act as genetic material. However, it subsequently become clear that in some virus RNA is the genetic material. बेटा आपको पता है वायरस क्या होता है? कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें RNA वायरस होता है, तो उनको RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन मोस्टली कैसा होता है? डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। अगले कह रहे हैं RNA, जैसे एग्जांपल देखो, TMP हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, सही है। दो के नाम लिखे हैं तो दो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। कह रहे हैं आंसर टू सम
of the question such as why DNA is the predominant genetic material where RNA perform dynamic function of messenger adapter has to be found from the difference between chemical structure of two nucleic acid molecule। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई डीएनए के पास ऐसा क्या है जो आरएनए के पास नहीं है, और डीएनए क्यों ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए क्यों काम कर रहा है मैसेंजर और एडेप्टर का। तो इसका मतलब ये है कि क्या क्या फीचर होने चाहिए डीएनए के पास, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि क्या क्या होना चाहिए फीचर किसी जेनेटिक मटेरियल के पास, वो क्या क्या होते हैं। देखो जैसे पहला लिखा है यहाँ पे, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब इसके अंदर रेप्लिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। ये अपने आप को क्या करता हो, रेप्लिकेट करता हो। अगर रेप्लिकेट नहीं करेगा तो सेल में कैसे जाएगा, आप लोग बताओ। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, डीएनए की कॉपी होना। अगर कॉपी नहीं करेगा तो सेल डिवाइड करेगा तो कैसे जाएगा दूसरी जनरेशन में। ठीक है, दूसरा लिखा है इट शुड बी स्टेबल होना चाहिए केमिकली और स्ट्रक्चरली, यानी कि स्टेबल का मतलब है मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी एंजाइम आया और बेकार हो गया। आपको पता है डीएनए में सिंगल म्यूटेशन हो गया तो कितना खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये स्टेबल होना चाहिए। अगले कह रहा है इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ सेलो चेंज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन, इसके अंदर म्यूटेशन होना चाहिए। अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो एवोल्यूशन कभी नहीं होगा, तो स्लोली चेंजेस भी होना जरूरी है। और अगले कह रहा है बेटा इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, और ये अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर में क्या करता हो, एक्सप्रेस करता हो। जो मेंडेलियन रेशियो दिए थे उसके हिसाब से ये एक्सप्रेस भी होता हो। ठीक है, तो ये होते हैं एक जेनेटिक मटेरियल के फीचर। एक हो सकता है स्टेटमेंट यहाँ से आपको नीचे मिल जाए, ध्यान रखना है सारे स्टेटमेंट लिखे यहाँ पे, कोई सा एक स्टेटमेंट दे देगा उठा के और पूछ लेगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या क्या फीचर होती है। तो ऐसे क्वेश्चन इनमें पूछ जाते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है, नीट के पर्पस से। आगे देखो क्या कह रहा है, अब ये सब क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ देखो कह रहा है इफ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री बोथ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। आपको बताइए बात, ये अपने आप को डुप्लीकेट करने की पावर रखते हैं और ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड या बेस पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। क्या प्रोटीन इस क्राइटेरिया में बैठता है? नहीं, प्रोटीन अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। अगले कह रहा है जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, कैसा होना चाहिए, इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। ऐसा ना हो कि एज के साथ या फिर तुम्हारी फिजियोलॉजी के साथ या कोई एक्सटर्नल फैक्टर के साथ ज्यादा देर में चेंज हो गया। अगर चेंज हो गया तो आदमी तुरंत ही मर जाएगा भाई। हाँ, कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें डीएनए हो सकता है थोड़ा बहुत म्यूटेशन, लेकिन वैसे नॉर्मली नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहा है साइकिल एज और बिग चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द organism stability as one of the property of genetic material was very evidence in Griffith transforming principle itself that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the property of genetic material। देखो कितना अच्छा लाइन लिखी है इन्होंने लिखा है कि जब हर्षे और चेस एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उन्होंने हीट किल कर दिया था, लेकिन फिर भी डीएनए कैसा रहा, सही रहा। किसमें? हाँ, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल। अच्छा, मैंने हर्षे से बोला अभी, ठीक है। गैस एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ था कि उन्होंने हीट किल कर दिया था, फिर भी डीएनए वैसा ही रहता है। स्टेबिलिटी सोचो कितनी है। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी नहीं होती, इतना स्टेबल नहीं होता तो उनका एक्सपेरिमेंट सफल होता ही नहीं फिर तो। ठीक है, अगले देखो, हाँ ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल लिखा हुआ है सब साफ। व्हिच कैन द बैक्टीरिया एट लीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दिस नाउ कैन इजीली बी एक्सप्लेन्ड इन लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्टैंड अप बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री सेपरेट बाय हीटिंग कम टुगेदर। एक बात और सुनो बेटा, जब हम हीट देते हैं तो उसके दोनों स्टैंड क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। आपने देखा था पीसीआर में, लेकिन जब हीट कम हो जाती है तो फिर से वो कैसे जाते हैं, फिर से बाइंड जाते हैं। इसका मतलब यही रीजन था ना वो जो एस और आर वाले, उसमें रीजन ये था कि बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया मतलब बेकार हो जाता है लेकिन डीएनए सही रहता है, प्रॉपर्टी सही रहती है। अगले देखो, अगले कह रहा है बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ which killed the bacteria at least did not destroy some of the property of genetic material, this now can easily to be explained in light of the DNA that the two strands being complementary separate by heating come together। अगले कह रहा है where appropriate condition are provided further two OH group present at every nucleotide in RNA in a reactive group and make RNA level and easily degradable। RNA is also now known to be catalytic, hence reactive, therefore DNA chemically is less reactive and DNA कैसा होता है, less reactive and structurally more stable when compared to RNA। तो RNA से DNA कैसा होता है, ज्यादा स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है। दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। ये भी नीचे हो सकता है स्टेटमेंट में। ठीक है,
मैं तो सोच मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आपकी पेपर में बता रहा हूँ स्टेटमेंट में बहुत कुछ आएगा, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर दिया था मैचिंग वाला, जो अभी गया है पूरा पेपर मैचिंग से था। हाँ, और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं कंपेयर टू स्टेटमेंट के। और अब की मुझे लग रहा है स्टेटमेंट देगा, देखना अधिकतर क्वेश्चन स्टेटमेंट्स होंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन लगा था। अब आप लोग बताओ क्या करें, उनका ही मजबूरी है। अरे हर साल में उन्हीं उसी वैल्यू से क्वेश्चन देना है, वही तो वैल्यूज नहीं है, तो वो भी क्या करें, पैटर्न चेंज करते हैं खाली क्वेश्चन का। पहले उन्होंने क्या दे दिया मैचिंग, अब क्या दे रहे हैं, अब मुझे लग रहा है स्टेटमेंट देंगे आपके पेपर में, देखना। इसीलिए आप लोग स्टेटमेंट का अच्छे से खर्च करते रहो लगातार। और स्टेटमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका कि बायोलॉजी को 9-12 पढ़ो बस। स्टेटमेंट उठाएगा यहीं से उठाएगा पूरा जो भी उठाएगा। अगले देखो, तो अगले क्या है, इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल आल्सो कंफर एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ टू डीएनए। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अंडरलाइन करो से। कह रहा है कि डीएनए के लिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, वो कौन देता है, थायमिन, क्योंकि आरएनए के पास क्या होता है, यूरेसिल। सही है। अच्छा क्यों देता है, क्योंकि एक तो रीजन ये है, थायमिन होता है तो इसका मतलब ये होता है थायमिन के पास डबल हाइड्रोजन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और एडेनिन थायमिन के पास डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, गुआनिन साइटोसिन के पास ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। लेकिन इनका केमिकल नेचर अगर देखा जाए तो थायमिन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू यूरेसिल के, तो इसीलिए डीएनए को क्या मिल जाती है, ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है कंपेयर टू आरएनए। समझ गए, ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट के हिसाब से आप लोग अंडरलाइन कर लो इसे। सही है। तो यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा, हर लाइन से। हर चैप्टर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, ये वाला चैप्टर चल रहा है इसमें आप लोगों के हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोगों को हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डीपली समझना और उसको अंडरलाइन करना बहुत अच्छे से, ठीक है, ये आप लोगों का काम है। अगले कह रहे हैं द डीएनए, तो इसका मतलब ये है therefore among the nucleic acid the DNA is better genetic material। इसका मतलब ये है भाई डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, डीएनए के पास ज्यादा मतलब जीन्स वगैरह डीएनए के पास होते हैं, तो डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है कंपेयर टू आरएनए। ठीक है। अगले बेटा कह रहा है इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ, ये तो पढ़ लिया, ठीक है। अगले कह रहा है बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। अच्छा दोनों म्यूटेशन हो सकता है, दोनों में हो सकता है, क्योंकि आपको पता है डीएनए में म्यूटेशन क्या है, सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर चेंजेस है, तो वो दोनों हो सकता है। अगले कह रहा है आप लोगों को पता है इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। कह रहा है आरएनए कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, और म्यूटेशन का रेट कैसा रहता है, फास्टर रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखो, यहाँ पे एक सारे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगले क्या है वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्ट। ये म्यूटेट जल्दी करते हैं और इवॉल्व भी क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। सही है। तो आप लोग समझ गए, इसका मतलब ये है आरएनए में म्यूटेशन जल्दी होगा कंपेयर टू डीएनए के। सही है, क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अगले कह रहा है बेटा आरएनए नॉट कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आपको बताइए बात, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है भाई, आरएनए के पास तो कोड ऑफ होते ही है, हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए अगर है पहले से तो वो तो अपने आप को एक्सेस कर ही लेगा तुरंत जाके, और तुरंत कर लेगा। इसका मतलब आरएनए डायरेक्ट क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, क्योंकि आरएनए के पास क्या होते हैं, जेनेटिक कोडॉन। मैं बताऊंगा आप लोगों को, अभी आप लोग कंफ्यूजन ना हो उनसे, ठीक है। अगले कह रहा है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मैकेनरी हैज इवॉल्वड अराउंड आरएनए, द अबव डिस्कशन इंडिकेट द बोथ आरएनए एंड डीएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल। कैसा होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, और कह रहा है बेटा इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। यानी कि ट्रांसमिशन अगर हम बोले इंफॉर्मेशन की कौन करता है, तो आरएनए करता है, हमारे केस में करता है, वैसे भी करता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन करेगा, आरएनए। सही है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखो। ये छोटे पॉइंट होते हैं लेकिन स्टेटमेंट देते हैं हम भूल जाते हैं, और आप लोग वहां गलत कर देते हो। अब मैं बार बार कहता हूं, जहां मैं ट्राई करवा रहा हूं वहां करते रहो लगातार, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें। अगले बेटा आता है आरएनए वर्ल्ड, किसके बारे में पढ़ना है हमें, चलो इसको करो। आज हवा कितनी चल रही है ना, हैं? मैं इसी का तो मजा है क्या किया था भाई जिंदगी में आरएनए वर्ल्ड, ठीक है। तो आप लोग आरएनए के बारे में पढ़ लो। कुछ लोग इस टाइम पे जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और आप लोग यहाँ पर ठंड लग रही है। वे होते नहीं बहुत लोग होते हैं कि हमें बर्फ देखना है जाके जम्मू कश्मीर में, चाहे वहां जाके बीमार हो जाए लेकिन जाना जरूर है।
हैं? कौन? अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे में लोगों को इंटरेस्ट होता है पहाड़ों पे जाने का कि भाई वहां पे जाके हम क्या करें, वहां पे बर्फ वगैरह देखें जाके, कैसे बर्फ गिर रहा है, कितना गिर रहा है, सही है, ये सब देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग ये ठंड का मजा लो। इतना इतना ठंडा ही कम है क्या भाई? और आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा चाहिए ठंड क्या? इतना ही बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, वोट भी नहीं मिलेगा आपको आपसे। ठीक है, चलो बेटा यहाँ पे आते हैं आरएनए वर्ल्ड। आरएनए के बारे में समझते हैं क्या क्या कह रहा है। वैसे तो मैं आरएनए के बारे में आप लोगों को पता है, अगर अच्छा मैं एक बार बताऊं, अगर मैं डीएनए आरएनए में डिफरेंस बताऊं तो क्या क्या बता दूंगा आप लोग? कितने बच्चों को कितने डिफरेंस पता है आरएनए और डीएनए में? बहुत सारे डिफरेंस हैं। चलो एक करके पूछते हैं। चलो तुम्हें बताओ, डीएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है, और आरएनए में यूरेसिल होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा बताओ, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए और बताओ शुगर चेंज होती है, ऐसी था तो पता है। और बताओ, हाँ ये भी सही है। आरएनए कैसा होता है? अभी तो पढ़ा है। अभी पढ़ा है। और बताओ, स्टेबिलिटी हो जाएगी, डीएनए ज्यादा होता है, वो कम होता है। और बताओ, हेलिकल का स्ट्रक्चर होता है आरएनए लूप लाइक। और बताओ, हाँ ये तो हो गया। क्या चीज? लाइफ स्पान डीएनए का लॉन्ग होता है, हाँ ये बात सही है। हाँ सही है, ये भी सही है। और बताओ, चार का फ्रूट, हाँ ये भी बात सही है। चलो बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऐसे याद हो जाएंगे आप लोग सब। और बताओ, ये तो बता दिया हैं? हाँ ये भी सही है। और बताओ, आरएनए ट्रांसलेशन कराता है। और बताओ, अब लगभग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बताओ, मेरे माइंड में और चल रहा है ना अभी। और बताओ, ये भी हो सकता है। चलो हाँ ये भी सही है। और जरा बताना, और नहीं बचे है तो इतना ज्यादा बहुत हो गया। ठीक है, सब पता लग गया आप लोगों को? मेरे दिमाग में ये चल रहा था डीएनए की लोकेशन, जो इसने लास्ट में बताया। और उससे पहले चल रहा था मुझे कि डीएनए करवाता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, जैसे डुप्लीकेट करता है, आरएनए क्या करता है? ट्रांसलेशन। एक मिनट, वो हाँ सही है। आरएनए बनता है ट्रांसलेशन से और डीएनए बनता है रेप्लिकेशन से। और डीएनए करवाता क्या है? प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए ट्रांसलेशन। सही है, ठीक है ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप लोग सब पता है फिर तो, डीएनए का डिफरेंस पता है सब लोगों को। ठीक है, अब आ जाओ इधर। हाँ आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है? हाँ हो सकता है। वो हमने वो उसमें नहीं देखा था, वो था नहीं बेस रेजिस्टेंस, वो हमने आरएनए साइलेंसिंग पढ़ा था। हाँ हो सकता है, डबल हो सकता है, क्यों नहीं सकता। अगले देखो बेटा, ए कह रहा है फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन आ इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंस व्हिच द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आप लोग बताओ क्या हो सकता है? तो कह रहा है इट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल एवोल्यूशन, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट एंड प्रोटीन। आपको सबसे पहले प्रोटीन बना था, और कह रहा है उसके बाद आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए क्या था? पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। क्योंकि बेटा यहाँ पे वायरस वगैरह ही आए होंगे, नॉन सेलुलर पहले आया होगा लाइफ, सेलुलर बाद में आया होगा। ठीक है, तो पहले नॉन सेलुलर लाइफ, उसके बाद सेलुलर लाइफ। अगले कह रहा है देयर इज नो इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एंड कह रहा है स्प्लाइसिंग। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है ट्रांसलेशन क्या है, स्प्लाइसिंग क्या है, तो अभी चलने दो। ठीक है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, तो वहां पे स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि जो आरएनए बनता है वो एचएनआरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है पहले। मतलब हम बोल सकते हैं उसमें यूज वाला पार्ट भी होता है और यूज भी होता है। अनयूज को हटा दो, यूज वाले को जोड़ दो, उसे बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर चेक मत करो इसमें। कह रहे हैं इवॉल्व अराउंड आरएनए, आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए हम यूज कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल की तरह। As well as catalyst, there are some of important biochemical reaction in living system that are catalyzed by RNA, catalyzed and not by protein enzyme। यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो आरएनए के द्वारा कैटालिटिक रिएक्शंस भी होती हैं। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा बट आरएनए बीइंग अ catalyst was reactive and hence unstable, therefore DNA was evolved from RNA with chemical modification that make it more stable। ठीक है, DNA being double stranded and having complementary strand further resist change by evolving a process of repair। इसका मतलब सिंपल सा आपको ये सब बातें पता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए कैसे होता है? डबल स्ट्रैंड होता है।
और मैं बोल सकता हूँ कि डीएनए जो होता है उसमें सिंपल सा एक नया स्टैंड बनता है और नया स्टैंड जो उसके कैसा होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करना है रेप्लिकेशन। क्या करना है? रेप्लिकेशन। बेटा पढ़ लिया आप लोगों ने? अब हम लोग पढ़ते हैं रेप्लिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करना है अब से, आज से कल तक, परसों तक कैसे डीएनए से आरएनए बनेगा और कैसे आरएनए से प्रोटीन बनेगा। भाई ये भी एक मूवी की तरह है ना पूरा सीन। पहले आप लोग समझ मानते हैं रेप्लिकेशन कैसे होता है, मतलब डीएनए से डीएनए बनता कैसा है इन द लिविंग सिस्टम। सही है, तो पहले मैं कुछ आप लोगों को चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, इससे अलग होगी। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे करके होता है। ठीक है, एनिमेशन दिखाऊं? चलो वो दिखाओ पहले, उसके बाद हमको क्लियर होता है। कहाँ है यूट्यूब? यूट्यूब है इसमें? ये मैं चला रहा हूँ, खाली मैं चलाता है। देखो कूलर का कूलर है, हम लोगों ने देखा था, ऐसा ना हम लोग। डीएनए क्या दिखाया था? मूवी दिखाई थी। एनिमेशन डाल दूँ ना पूरा क्या बेटा? तो अच्छे से समझ में आएगा ना। रुको, डीएनए रेप्लिकेशन एनिमेशन है। ये देखें, अच्छा लग रहा है ना कैसे होता है? आराम से देखना आप लोग, और आप लोग बहुत अच्छा लगेगा ये चीज देख लो। अभी रुको, आवाज पहले है, क्वालिटी से करें। सही है, 720 है। और मैं क्या करूँगा, आवाज बढ़ाऊँ? देखो, each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases represented by the letters A, C, G and T. एडेनिन का थाइमिन 1 के साथ This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The 2 strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the 2 strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. अब ये बन जाती है रेप्लिकेशन फॉर्म। एक स्टैंड, अब ये कौन सा स्टैंड होगा? पैरेंटल। एक स्टैंड अलग होगा, एक स्टैंड, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री नेक्स्ट स्टैंड बन जाएगा। ये तो रेप्लिकेशन होता है। An enzyme called primase starts the process. अब प्राइमेज क्या करेगा? डीएनए स्टैंड को दो का बनाएगा। इसे बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज आएगा, ऊपर करता है primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. अब वर्क करेगा An डीएनए enzyme पॉलीमरेज, ठीक है? called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously. जो कॉन्टिन्यूस बनता है वो होता है लीडिंग, और एक बनता है डिसकंटिन्यूस। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज होता है, वर्क करता है 5' to 3'। The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous एक होगा way lagging strand, दूसरा because होगा it leading runs in the strand, opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. और डिसकंटिन्यूस को उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। Each fragment is started with an RNA primer. अरे क्या होगा?
DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. बन गया ना डीएनए। The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. बस बन गया डीएनए, 2 डीएनए होगा देखो। Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous तो double एक स्टैंड strand. होता है पेरेंटल और दूसरा होता है न्यू स्टैंड। समझ DNA गए आप? replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. एक स्टैंड न्यू है, दूसरा कैसा है पेरेंटल। समझ गए? ठीक, चलो अब क्लियर हुआ कैसे होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कैसे होता है। आवाज चलेगी तुम्हें? बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे सुनो, एक पहले तो यहाँ पे एंजाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब मैं आपको डीएनए पॉलीमरेज बता रहा हूँ, सिंपल सा। ओ सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरा दिमाग कहीं है, कुछ कर रहा हूँ। हाँ सही कह रहे हो। डीएनए रेप्लिकेशन फिर भी ये क्या हुआ बताओ। होया वो नहीं, थोड़ी बात माइंड में चल रही है, लेकिन बात जो है वो चल रही है, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये है यहाँ पे मेरा 1% ऐसा नहीं, तब मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार। इतना रटा हुआ है मेरा बायोलॉजी पोर्शन। मतलब मैं यहाँ पे कुछ सोच नहीं रहा हूँ, खाली मैं हाथ से लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाना है, मुझे सब रटा हुआ है। लेकिन मेन चीज ये है कि सही है, कुछ बातें होती हैं दिमाग में चलती रहती हैं। ये कैसे हो गया, ऊपर कैसे हो गया। चलो समझते हैं, कुछ बातें मत करो बेटा। डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। मैं डीएनए बना रहा हूँ, रुको रुको थोड़ा सा। ये डीएनए है, ठीक है। हमने क्या किया, मैं आपको एक तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि ये ऐसे हो जाता है। मतलब ऐसे हुआ, ये आपको बताया, ये न्यूक्लियोटाइड लगे हुए क्या है बेटा, और ये क्या हो गया, अनवाइंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ऐसे अनवाइंड हुआ होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टैंड बन गया, ये तो हुआ है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। आपकी किताब में खाली एक ही दिया है, डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन मैं आपको सारे एंजाइम बताऊंगा, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बोलो मतलब एक एंजाइम था कौन सा बेटा, हेलिकेज। कौन सा था, हेलिकेज। एक एंजाइम था हेलिकेज, जिसने क्या किया, मैं बोल सकता हूं, यहां लिख रहा हूं अनवाइंड स्ट्रैंड। क्या लिख रहा हूं, अनवाइंड स्ट्रैंड, ठीक है। इसने अनवाइंड कर दिया स्ट्रैंड को, या मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, ये भी बोल सकते हो आप लोग, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा देखो, बोलो मतलब बेटा, यहाँ पे जब अनवाइंड स्ट्रैंड होता है तो यहाँ पे सिंगल बोलो मत, सिंगल स्ट्रैंड बचता है, और सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबिलिटी देने के लिए एक प्रोटीन लगती है, जिसे बोलते हैं ऐसे करके स्टेबिलिटी देने के लिए, इसे बोलते हैं SSBP, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं SSBP, और ये उसको फुल फॉर्म होता है सिंगल स्टैंडिंग क्या, बाइंडिंग प्रोटीन। समझ गए आप लोग। और ये करता क्या काम, इसका काम क्या होता है बेटा, स्टेबल स्टैंड। ये समझ गए आप लोग, सही है। दूसरा देखो क्या होता है, आप लोगों को पता है, जब न्यू स्टैंड बनेगा तो वहां पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा, डीएनए पॉलीमरेज, जो मेन एंजाइम होता है। कौन सा बेटा,
यहाँ पे, तो एक हो गया डीएनए पॉलीमरेज, और ये जो वर्क करता है वो हमेशा करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका मतलब होता है न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे ये सारे एंजाइम आपको पता होने चाहिए जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक होता है यहाँ पे एक एंजाइम होता है इसको फिर से हेलिकल फॉर्म में लाने के लिए टेंशन रिलीज जो करवाता है उसको बोलते हैं हम लोग टोपोआइसोमेरेज, जो आपकी किताब में कुछ नहीं नाम नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी। टोपोआइसोमेरेज जो करता है बेटा टेंशन रिलीज। समझ गए आप लोग? टेंशन रिलीज मतलब अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ डीएनए कैसा है, सीधा है बिल्कुल, और उसको हेलिकल फॉर्म में लाने के लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? टोपोआइसोमेरेज। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, मैंने कहा था लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, इसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं बेटा? तो यहाँ लिख दूं मैं डीएनए लाइगेज। ये इतने एंजाइम आपको पता होने चाहिए जो पूरे हमारी डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। डीएनए लाइगेज यहाँ लिख रहा हूं, क्या लिखूं? ज्वाइंट स्ट्रैंड, ठीक है। चलो ये आपको लिख लो इतने एंजाइम के बाद। जहां जो डायग्राम बना हुआ है इधर देखो, सबके किताब में डायग्राम बना हुआ होगा, इसमें ये खाली कर दो जो मैंने लिखा है वो लिख दो, जिससे आपको पता नहीं बात है, ठीक है। कौन सा? वो रहने दो, कोई बात नहीं, डीएनए पॉलीमरेज लिख तो दिया, ठीक है। प्राइमेज हाँ प्राइमर को बनाने का काम करता है, लिखो तो लिख लो, वो भी लिखो तो क्या बताऊं, यहाँ लिख दो, ये कितनी नहीं हो जाएगा बोला प्राइमेज, सही है। यहाँ लिख रहा हूं मैं न्यू प्राइमर, ठीक है। ये इतने तुम्हारे एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी डीएनए रेप्लिकेशन में। लिखो बैठ के जल्दी जल्दी।
किया आप लोगों ने बेटा? देखो आज कितनी तारीख? 7 तारीख है क्या? 7 है आज भी, हम कहो 7 बोल रहा हूँ, 7 नहीं बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया बच्चे हो, हर बात में 7 है, शादी है। तारीख से क्या लेना है? 7 दिन पढ़ने आना है, संडे को भी आना है। नहीं, मैं पूछ रहा था कल मेरा पेपर है। तब तो आपको कंफर्म होना चाहिए। अरे चल रहा है, मैंने एडमिशन ले लिया खाली। अरे मैंने बीएड भी कर लिया, वैसे ही कर ली, लेकिन मैंने 3 साल गैप भी कर लिया, 2 साल का। लेकिन मैं आप लगा कि करना चाहिए, एक बार कर लो, जब खाली है तो क्या दिक्कत है? सही है कि सीएलटी कीजिएगा सर? हाँ, क्यों नहीं होती है? पीएचडी चलो पीएचडी के बाद फिर अरे तब तक गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। अभी वैकेंसी आप तो देश में आई है, देखो अगले साल जहाँ तक हो जाएगा, पेपर भी जाएगा। प्रोफेसर नहीं बना? अरे क्या प्रोफेसर लाइफ में, मुझे लगता है गवर्नमेंट 80-90 हजार आने के बहुत ज्यादा लाइफ में। अरे सुनो, हाँ वो भी सही है, बात होती है। चलो वो देख लेंगे, पहले मस्ती करें। डीएससी मुझे लगता है, मैंने ये सोचा था स्टार्टिंग में कि डिग्री वैल्यू नहीं करती है, लेकिन वही बात है, लेकिन आजकल डिग्री वैल्यू करती है, पूछता है आदमी क्या हो। और दूसरा क्या बेटा, शादी नहीं। सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, सुन तो पहले गा तो सुनोगे नहीं, बोल रहे आप। मेन चीज ये है कि मैं करता नहीं 100% किसी भी केस पे, समझ नहीं करता, क्योंकि मैं डिग्री वैल्यू नहीं देता हूँ। मेरी मेरी मेंटलिटी रहती है वो रहती है, चाहे कोई भी आए, कुछ भी समझे मुझे, सही है। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, एक नियम लगने वाला है कि हाँ अगर तो मैंने कर ही लूँ, कहीं नियम लग जाएगा एग्जाम को। और दूसरा क्या बेटा, ऐसा है देखो, मैं आपको एक जैसे पढ़ाऊँ कि होता ओमेगा पढ़ाते थे बायोलॉजी कानपुर, ठीक है, वो इंटर पास थे। जो कमरुद्दीन जानते हो, ओमेगा बरेली है उसका डायरेक्टर, कमरुद्दीन इंटर पास है। कोई नहीं बात है। नीट का मतलब होता है, हाँ वो पढ़ाते भी तो है केमिस्ट्री। नीट का मतलब होता है, नीट में पढ़ाने का मतलब एक्सपीरियंस कितना है तुम्हारे पास, ना कि डिग्री कौन सी है। अगर आपके पास सोचो एमएससी या बीएससी टीचर यहाँ पढ़ाएगा तो नीट में क्या पढ़ाएगा बताओ? वो तो वो उसके लिए, किसके लिए है भाई? वो तो बीएससी वाले कॉलेज के लिए है, यहाँ के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसको अच्छा है, तुम लोग आप लड़ाई कर लो, मैं नहीं कह रहा हूँ वो कम क्वालिफाइड है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पैटर्न होता है पढ़ाने का, वो नीट का और एमएससी बीएससी का अलग होता है, बहुत अलग है। अगर आप लोग बीएससी एमएससी वाले बच्चे से नीट पेपर दिलवाओ, वो नहीं कर पाएगा, तो डिफरेंस है बहुत ज्यादा। तो बीएससी एमएससी वाले जो टीचर होते हैं वो कहाँ पढ़ाते हैं? बीएससी वाले कॉलेज में या इंटर कॉलेज में। नीट का अलग क्राइटेरिया होता है, वहाँ बीएससी एमएससी मतलब नहीं होता है कि एक्सपीरियंस कितना है तुम्हें नीट का, मतलब तुम नीट में कितने साल गुजारे हैं, ये डिपेंड करता है। कितनी साल आपने नीट के पेपर को देखा है, ये डिपेंड करता है। अगर आपको मैं अभी पीएचडी वाला टीचर लिया हूँ आपसे, बायोलॉजी को पढ़ाएगा, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ बेकार पढ़ाएगा, लेकिन बेस्ट आपको नहीं दे सकता, क्योंकि उस नीट का पेपर नहीं देखा कभी, तो कैसे दे सकता है भाई? अभी जाके मैं एमएससी वाले बच्चों को पढ़ाने लगूंगा, बीएससी वाले को मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं खुद कह रहा हूँ। अब एक आध बच्चा आ जाएगा उसे पढ़ा ही दूंगा, लेकिन हाँ नॉर्मली बीएससी वाले को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वहां पे सिलेबस होगा वो अलग होगा और मेरा सिलेबस क्या है अलग है। तो हम लोगों दोनों लोगों में डिफरेंस होता है। लेकिन भाई अब क्या किया जाए, ये चीज समझने वाले ऊपर वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी क्राइटेरिया रख देंगे एमएससी होना चाहिए टीचर, तो उसके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए मैं सोच रहा हूँ मैं ले लिया। अब वो मैं पेपर देने कैसे आता हूँ मैं आपको बता दूँ। देखो जैसे अभी तक मुझे नहीं बताया कि किसका पेपर है कल, अभी तक नहीं बताया अभी तक, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुनो तो, जैसे पहला था तो मैं जब सुबह को मैं 9 बज रहे थे, बल्ली पेपर था 11 बजे, 10:30 बजे जाना था, 11 बजे पेपर था और 9 बजे यहाँ से निकला था। तो मैंने रास्ते में एडमिट कार्ड निकलवाया, मैंने कहा एडमिट कार्ड तो आया नहीं। फिर सुनो, फिर रास्ते में ही मैंने देखा यार वहाँ पे आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड ही रास्ते में निकलवाया, मैं जो उठा के पेन तो चल दिया, वहाँ देखा एडमिट कार्ड तो है नहीं। फिर मैंने देखा एडमिट कार्ड निकलवाया, तो मैंने देखा पहला पेपर मेरा कौन सा है, तो वहाँ लिखा था नॉन कोऑर्डिनेट्स। क्या लिखा था?
नॉन कोऑर्डिनेट मतलब नॉन कोऑर्डिनेट का मतलब और इधर टू हेमी हेमी कोऑर्डिनेट। अब मैं बताऊं क्या पढ़ूं। अब भाई तुम्हें मतलब टाइम होती है 2 घंटे की, सही है, 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 3 शॉर्ट 2 लॉन्ग। मैंने वहां पे कुछ नहीं देखा, मैं गया, मैंने सोचा तो ये था कि मैं पूरी तरह से हेमी कोऑर्डिनेट का सारे फाइल में एक बार लिख दूंगा, मतलब 2-2 पेजों में 20 पेज पढ़ दूंगा और दे आऊंगा। वो अपने आप ढूंढता रहेगा कौन सा आंसर है। मैंने कहा वो बहुत नाराज जाएगा, देखिए सोचेगा कि एक्स्ट्रा वो दिखा रहा था यहाँ पे। तो मैंने ये तो नहीं किया, लेकिन मैंने वहां पे देखा कि 5 क्वेश्चन कौन कौन से फाइलम के हैं। मैंने 5 क्वेश्चन की फाइलम देखी जो मैं सेलेक्ट करी, जो मुझे, जैसे मैंने एक किया पोरीफेरा, दूसरा किया सिडेंटेटा, एक किया इकाइनोडर्मेटा और एक किया आर्थ्रोपोडा और एक किया प्रोटोजोआ, मतलब हर लाइन से, ठीक है। मैं कुछ नहीं, मैंने सेलेक्ट करके और मैंने क्वेश्चन पेपर बंद कर दिया, बड़े आराम से बैठ के कहती मैं सही बता रहा हूँ, कैसे पेपर दिया और अच्छे नंबर आए, मुझे पता है पास होना है, खाली मुझे मतलब नहीं कितने नंबर आएंगे, पास कर देगा मस्त। मैंने 5 फाइलों के बारे में लिखा, कहते सेपरेट बात जो मैंने लिखी थी, डायग्राम बनाया हुआ था जो मैं बनानी चाहिए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ अगर वो थोड़ा सही टीचर होगा जो कॉपी चेक करेगा, वो समझ जाएगा कि बच्चे में नॉलेज कितनी है, मतलब अब वो टीचर ही वो समझेगा ये भी टीचर है। तो क्योंकि भाई मैंने बहुत डीप पॉइंट लिखी, तो एमसीआर भी जानते हैं उन चीजों को। भाई मैं वहां पे एक लिखाया हूँ कि सिमेट्री से लेके कि वो सीलो मोती नहीं होती है, सब कुछ लेके आया हूँ। अब वो इतना एमसी वाले डिटेल नहीं जाते, वो नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि ये पानी में रहते हैं, इनके ऊपर कंगाल होता है, मतलब ऐसे चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन नॉर्मली वो इतना डीप नहीं जाते। और मैंने डीप किया हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं ऐसे पेपर दे रहा हूँ। अब मुझे ये पता है कल पेपर काय का है, लेकिन अभी तक से बता रहा हूँ तुम्हें, मुझे कोई मतलब नहीं है, खाली देने जाऊंगा बस पेपर, और वो पेपर है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब बताओ मैं क्या पढ़ूं भाई? डाइजेशन सेलेक्ट करूंगा, मुझे पता है, रेस्पिरेशन सेलेक्ट करूंगा, हार्ट के बारे में सेलेक्ट करूंगा, 5 अपने 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं और उसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 जो सेलेक्ट करके डायग्राम बना के लिखाऊं उसके बारे में, क्या मुझे पढ़ना। और अगर मैं यूट्यूब पर पढ़ूं, उसको सुनो, गैस पेपर खरीद लूं, अब यूट्यूब पर पढ़ूं, बेटा मेरा दिमाग फट जाएगा। वो ऐसी चीजें बताता है, चीजें ऐसे बताता है ना कि जैसे वो बताएगा कि अमीबा का मूवमेंट 10 टाइप का होता है। अब मैंने भी एक टाइप का पढ़ा, मैं एक टाइप का याद था, मुझे बात पता, अब मैं 9 टाइप का क्यों याद करूं एक पेपर के लिए खाली। अब 10 टाइप का और उसमें बातें कैसे लिखी होंगी? एक में सीलिया ऐसे मूवमेंट करेंगे, एक में खाली एक तरफ करेंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन। अरे मैं बस सॉरी बता रहा हूं, पैरामीटर मान लो तो वो ऐसे बताएगा, एक में सीलिया हिलेंगी नहीं, वो अलग टाइप का होगा। अरे एक फालतू क्वेश्चन में हाँ ये सब होते हैं, तो ये तुम लोग बताएं, तो मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग बेसिक ज्यादा टेंशन मत लिया करो, नॉर्मली पेपर ओवर की बेसिक की मैं गारंटी कर रहा हूँ। अगर आप लोग बायोलॉजी बहुत अच्छे से आपको आती है, फोकस यहाँ करो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आप लोग में कोई बच्चा यहाँ बीएससी का बैठा हो, सिर्फ गाना का जिसने पूरा 12th पढ़ लिया हो, फर्स्ट ईयर दोनों पढ़ लिया हो। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा हूँ, 12th पढ़ाई नहीं जेनेटिक्स, फिर पेपर देने जा रहा हूँ, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने फर्स्ट ईयर तो अच्छे से पढ़ा है, बहुत डीपली पढ़ा है, मैं गारंटी कर रहा हूँ आप बीएससी एमएससी में बहुत अच्छे नंबर ले आओगे, बिना कतई गैस पेपर खोले खाली पेपर देने चले जाना। मैं गारंटी कर रहा हूँ आप लोग क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये पता है मुझे, ये पता है कंफर्म। हाँ बस हाँ मेरे पास में बच्चा बैठा, सुनो अब मैं तो बच्चे को बोलूंगा भाई मेरा तो दोस्त ही अब वो आके बैठ गया बोला और उसकी पता नहीं कैसे मेंटली लोग आते हैं भाई। 2 घंटे का पेपर था, उसने पहला क्वेश्चन जो था वो किया 1 घंटे में, खाली पहला शॉर्ट। वो वही वाला था कि अभी बस टाइप के मूव करता है, थोड़ा जगह में क्या था वो, हाँ गैस पेपर गया था। अब उसके पास था 1 घंटा खाली और क्वेश्चन 4 और करने थे, जल्दी नहीं उठाया उसने एक क्वेश्चन और किया, 2 क्वेश्चन करके कॉपी जमा करी, आधे घंटा पहले जमा करके चला गया। पता नहीं मैं क्या, जब 2 घंटे करना है तो और पास लगा वो लोग कर देते हैं, मैं ये बता रहा हूँ हर बच्चे कर देते हैं नॉर्मली। हाँ जो कतई कुछ लिख के आएगा उसको फेल ही करेंगे, लेकिन कर देते हैं पास। तो आप लोग टेंशन मत लिया करो पेपर की, बीएससी ठीक है। चलो ठीक है बेटा, आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बेटा, नॉलेज काम आएगी आपकी। हाँ एक होता है, एक ही नहीं होता है, बल्कि जोलॉजी बॉटनी में चूज करना पड़ता है। जैसे मैं जोलॉजी से कर रहा हूँ, मैं जोलॉजी इंटरेस्ट से थोड़ा सा एनिमल के बारे में, तो इसलिए हाँ इंटरेस्ट प्लान में भी है, लेकिन अगर दोनों पूछो ज्यादा एनिमल के बारे में इंटरेस्ट है। तो सुनो यहाँ सुनो मेरी बात। अब मैं आपसे बार बार ये बोलता हूँ, देखो एक बात आप लोग को सोचो, अगर कोई बीएससी करेगा, मान लिया एमएससी की किसी ने या बीएड कर लिया, बीएससी बीएड,
बेटा आप जब टीजीटी दोगे तो आप लोगों को यही बायोलॉजी आएगी जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो। वो तो खाली बीएससी बीएड दिखा हुआ है आपके लिए, बीएड डिग्री के लिए लिया हुआ बस खाली। जब टीजीटी पेपर दोगे तो वहाँ डीपली बायोलॉजी चाहिए, वहाँ वो वाला काम नहीं आएगा जो आपने पढ़ा है कि शारीरिक शिक्षा कैसे कहते हैं, कि यहाँ बाल अवस्था क्या होती है, बच्चा कैसे बड़ा होता है, कैसे करना चाहिए, वो नहीं आएगा। वो क्या पूछेगा, खाली बायोलॉजी पेपर आएगा। और जिसमें तुम्हें अब बच्चे देखो क्या करते हैं, नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं मैं इसको समझाऊंगा आपको, क्यों नहीं कर पाते टीचर। मैं आपको हर गाँव में दिखा दूंगा 15-20 बच्चे बीएड वाले खूब घूम रहे हैं, वो नहीं बन पाए टीचर। बेटा टीजीटी में जगह पता है कितनी निकलती है? मुश्किल से बायोलॉजी में 100, पूरी यूपी में 100 जगह निकलती है। अब एक बताओ, एक बीएससी एमएससी वाला बच्चा है, सही है, खाली उसने बीएससी एमएससी किया, बीएड किया है, उसने कभी नीट को फोकस ही नहीं किया। मैं गारंटी कर रहा हूँ एमएससी में या बीएससी में या बीएड में आधे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बायोलॉजी में चैप्टर ही नाम याद नहीं होंगे, कौन कौन चैप्टर होते हैं। एक्चुअली वो नहीं जानते प्रोटोजोआ होता क्या है, वो रट लिया हुआ अलग बात है। उनसे पूछा जाए कि प्रोटोजोआ बताओ कौन से किंगडम में होते हैं, तो वो नहीं बता पाएंगे। हाँ ये बता देंगे प्रोटोजोआ के भीतर की बातें, लेकिन ये नहीं बताओगा प्रोटोजोआ कौन से किंगडम में होते हैं। तो ये होता है डीप स्टडी। और जब वो उन्होंने यही नहीं किया तो टीजीटी कैसे कर पाएंगे बेटा, क्योंकि वहां जाके तुम्हारा ये काम नहीं आएगा। जैसे अभी सपोज मानो आप लोग 12th के बाद नीट दे रहे हो, अभी आप हिंदी में काम आ रही है आपकी जो आपने पढ़ी 12th में, इतिहास काम आ रहा है कुछ आपको, क्या मतलब भाई बाबर आया था, वो सॉरी बाबर आए कब आए, मैं कह रहा हूँ बाबर आया भाई, बाबर कब आया, या मैं बोल सकता हूँ या गांधी जी ने क्या किया, हमको काम आ रहा है बताओ, इंग्लिश में काम आ रही है, अरे नहीं चलो ये तो थोड़ा जोड़ने के काम आ रही है यहाँ पे, लेकिन नॉर्मली तो नहीं आ रही है। अब आप लोग बताओ अगर हिंदी में और सामाजिक विज्ञान में किसी बच्चे के अगर 10th में 12th में नंबर कम आए और उसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में टॉप नंबर आए, तो आप लोग बताओ क्या फर्क है, कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। उसका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा होना चाहिए। कौन सा तुम सामाजिक विज्ञान यहाँ पढ़ रहे हो, गांधी जी की डेथ हो गई, नहीं पढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब मैं समझाने के चाह रहा हूँ, समझ गए आप लोग, इससे तब नौकरी मिलती है। नौकरी का मतलब होता है कि आप लोग कितना डीप जानते हो वो चीज। हम लोग जो बच्चे होते हैं नॉर्मली भागते हैं कि मैंने बीएससी कर लिया, बीएससी मस्ती में नाम, उन्हें मतलब नहीं, जैसे उनसे कहा जाए कि भाई तू बीएससी करने के साथ में नीट तैयारी कर ले, या बायोलॉजी तो पढ़ने डिटेल में तो वो नहीं पढ़ेगा, वो ये कहेगा अरे मेरे मैम फाइल में रही है, मैम आज बुला रही है, मैम आज प्रैक्टिकली क्या कर रही है, जिससे हमें 80% मिल जाए बस। 80% की वैल्यू नहीं है बेटा, वैल्यू है जो बाद में पेपर देगा, क्वालिफाई करेगा, उसकी वैल्यू है। आप लोग इतने बच्चे नीट में पढ़ रहे हो, खुद सोचो अगर आप लोगों में जितने, सपोज मानो किसी को बीएमएस एमएस मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज, वो कैसे पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, उसने तुक्का मारा, क्या किया क्या नहीं किया, किसी को प्रसाद चढ़ाया, भंडारा बोला, कुछ भी किया, सही है, या उसने कोई अच्छा काम किया बुरा काम किया, लेकिन सिलेक्शन हो गया तो हो गया बस। अब उससे कोई नहीं पूछेगा तुमने क्या किया। और जिसने कितनी भी मेहनत की हो, बेचारे ने कितना भी कुछ किया हो, कितना भी संघर्ष किया हो, कितने भी लोगों को छोड़ा हो नीति चक्कर से, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मतलब क्या होगा उसका, नहीं होगा, वो कुछ नहीं है, जीरो है भाई। दुनिया में जीरो तो क्या होगा। अभी अगर आप लोग कहीं जाओगे, आपसे पूछेगा क्या क्वालिफिकेशन, तो क्या होगा, 12th पास है नहीं। और अगर समझो आपने पेपर क्वालिफाई कर दिया तो फिर आपकी वैल्यू 12th वाली नहीं है, फिर क्या बात है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ 10th में आप लोग, जो 10th होता है हमारा, 10th में बच्चे की कभी परसेंटेज नहीं देखनी चाहिए। 10th में बच्चा बहुत छोटा होता है, इमेच्योर होता है, उसे एक्चुअली मौका पता लगती है फर्स्ट ईयर में आगे कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है और बायोलॉजी क्या है। 10th में नॉर्मल मार्कशीट जो होती है वो देखने के काम आती है, खाली डेट ऑफ बर्थ बस। 12th की मार्कशीट काम आती है, ये मैं कहूँगा। क्यों मैं कहूँगा, जैसे सपोज मानो अगर आप 12th, जैसे सपोज डीयू एडिशन दे रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आपको परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए, परसेंटेज। तो मैं ये कहूँगा हाँ 12th में परसेंटेज जरूरी है, मैं नहीं कहूँगा कि 12th में भी नहीं है, 12th में जरूरी है। लेकिन अगर आप नीट का एग्जाम देना चाह रहे हो, आप लोग सिविल आईएएस तैयारी करना चाह रहे हो, आप लोग आईआईटी जाना चाह रहे हो, तो मैं कहूँगा परसेंटेज जरूरी नहीं है। अगर आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हो, टीचर बनना चाह रहे हो, तो हाँ परसेंटेज जरूरी है, क्योंकि आपको ड्यूब लेना है, एडमिशन या कहीं भी लेना है, तो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आपकी पीसीबी में कितनी परसेंट है। वो देखो कितना अच्छा रूल है वहाँ पे। वहाँ पे आपको पता है सारे सब्जेक्ट नहीं लिखे जाते, खाली पीसीबी का और एक एडिशन सब्जेक्ट कोई भी आप चूज कर सकते हो। 4 सब्जेक्ट का परसेंटेज देखा जाता है खाली, उन्होंने इसीलिए देखते हैं। जैसे आपके 5 होते हैं टोटल, तो इसमें एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कितना परसेंटेज है, और दूसरा एडिशन सब्जेक्ट कोई भी रख, तो हिंदी या फिर हिस्ट्री में आपको कौन सही है, जिसमें ज्यादा नंबर आए उनका जोड़ के परसेंटेज पाया जाता है कितना हो रहा है, ठीक है।
तो उसके लिए जरूरी है। तो आप लोग समझ सकते हो, आप लोग समझ लो हर क्षेत्र का क्या वैल्यू है। सही है। आप लोग भेड़ चाल मत चलो कि जहां सब लोग जा रहे हैं वही काम करेंगे। भाई आप लोग ये सोचो कि मुझे एक सेपरेट इसका कैसे करके स्टडी करनी है, मुझे क्या चाहिए। जब तक आप ये नहीं सोचोगे तो आपको पता है बेटा जनसंख्या बहुत है, नौकरी बहुत कम है, और आपको पता है कितना संघर्ष यहाँ पे कर रहे हैं लोग ग्रुप डी के लिए। पूरे दिन लाइब्रेरी में लोग बैठे रहते हैं, पूरे दिन लाइब्रेरी में। तो सिंपल सा मतलब है, आप लोग सब कुछ कहते बोल के, मैं बार बार कह रहा हूँ ये कहते, आप लोगों को ये बात बाद में समझ में आएगी 2 साल बाद। अभी बच्चे अगर नहीं समझना है तो 3 साल बाद समझ में आएगी, जिस दिन आप लोग बेटा एक नौकरी भी कर सोगे। नौकरी आप जानते हो कितना कठिन होता है। मैंने ऐसे लोग देखे बेचारे जो शादी नहीं कर रहे हैं, 28 साल के हो गए हैं, पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं और उन्हें एक नौकरी नहीं मिली खाली। और वो अगर लाइब्रेरी से बाहर आएंगे तो वो जीरो है, क्योंकि वो जीरो का मतलब वो करते ही नहीं है, पापा से रिचार्ज करवाते हैं। सोचो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको 2-3 सालें मिल रही हैं, आप लोग इतना अच्छा एक्सपेक्ट कर लो, इतना अच्छा। एक तो तीनों करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे। बकाया मैं ये बोलूंगा कि एक तो कर ही लो, जिससे आप लोग एक आपके अंदर एक एडिशनल हो रहे नॉलेज रहे, जिससे आप लोग कहीं पे भी फेल ना हो। और आजकल ये जमाना है कि अगर मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कहते 100%। अगर आपके पास नॉलेज है, जैसे मैं आप जस्ट एग्जाम्पल बताऊंगा आप लोगों को, अगर मान लो आप बनी जाओ, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होती है, आप कुछ ना करो, अपना यूट्यूब पर चैनल खोल लो बस, 1 साल की मेहनत जाएगी। अगर आप थोड़ी सी फेमस हो गए, थोड़ी सी गति, तो आपको हजारों कोचिंग वाले ऑफर करेंगे। जैसे मैं हूँ, अब मैं चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन अब जब आदमी झटका लगता है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो कभी लग ही गया झटका अब मुझे लग रहा है कि मुझे भाई कुछ नहीं करना है, अपना ही काम करना है, जो अपनी इच्छा से करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, यूट्यूब खोलूंगा, यूट्यूब चैनल खोलूंगा, उस पर दिन रात वीडियो बनाऊंगा। अभी जरूरत नहीं है तो नहीं कर रहा हूँ, जरूरत होगी तो करूंगा, और मुझे पता है कि अच्छा खासा हो जाएगा बैकअप, ठीक है, मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है अपने पर। और दूसरा क्या है, नॉलेज है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास किसी की जरूरत नहीं है आजकल, इतने साधन है ना, आप लोग भी नॉलेज तो बढ़ाओ। जो जिनके पास नॉलेज नहीं होती वो कहते हैं हमारे पास नौकरी नहीं है। आप लोग, मैं गारंटी कर रहा हूँ बेटा, अगर आप लोगों के पास, ये देखो, अगर आप लोगों के पास नॉलेज है वो अच्छी, आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का, टीचिंग का, आप लोग कानपुर, कोटा, बरेली कहीं भी जाके खाली एक बार 100-150 रिज्यूम रख के यहाँ पे बैग में हर कोचिंग दे आओ, कोई ना कोई ऑफर कर ही लेगा आपको। और ये में सैलरी बहुत कम नहीं मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। ये गवर्नमेंट जो होता है उससे बहुत हाई क्वालिटी होती है, समझ रहे हो? तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, बस आप लोग क्या करना है, अभी खाली नॉलेज बढ़ाओ। आप लोग ये मत सोचो कि मुझे क्या करना है, फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर किसने देखा भाई? कल आपको नहीं पता क्या होगा, हम लोगों को कल नहीं पता होता क्या होगा। अभी आपका काम है बस खाली सिंपल सा करके, सब कुछ भूल भाल के, छोड़ छाड़ के, सिंपल सा स्टडी फोकस करना। आप लोग पहली बात तो इतनी मेहनत करोगे, आप लोग 3 सब्जेक्ट इक्वल करो बिल्कुल पूरी तरीके से। और अगर होता है भाई, अपने बच्चे होते हैं, मेहनत करते हैं बेचारे, नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट तो आप लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, जिससे आपके पास एक एडिशनल नॉलेज है जो आप फ्यूचर में वो अपना काम यूज कर सको, समझ गए? तो ये आप लोग ध्यान रखो बड़े आराम से। और बस यही आपके लिए, यही आपका शस्त्र हो गया एजुकेशन। और बताएं आपके हाथ में क्या है भाई? आपके पापा मुकेश अंबानी तो है नहीं, सुनो अब बहुत मोटिवेशन हो गया, कभी भी देता हूँ। और दूसरा क्या है भाई, आपके पास और है क्या इसके अलावा? आपको बताओ, होने के लिए क्या है आप लोगों के पास? कुछ है? कुछ नहीं है? हाँ क्या है? अरे आप मुझे मत कहना होने के लिए है, वो नहीं कह रहा हूँ। दूसरे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि नॉर्मली भाई आपके फादर है तो नहीं बिजनेसमैन है, कि आपके कोई कंपनी संभाल लोगे, आपके हाथ में सब कुछ है। और मुझे लगता है जो मिडिल फैमिली होती है ना, मिडिल फैमिली लोग होते हैं, उनके घर वाले जब बच्चा इंटर कर लेता है ना, तो उसके ऊपर आश्चर्य होने लगते हैं, वो अपना मेंटलिटी वैसे बना लेते हैं ना, हल्के हल्के। अभी आप लोग डॉक्टर नहीं बने हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड चल रहा होगा हल्के हल्के कि अच्छा है यार, इसकी नौकरी लग जाए तो ये काम कर लें। और वो बात सुन के इतना हार्ट होता है ना अंदर से, कतई पता नहीं पाते, ये बात फील नहीं कर पाते, लेकिन ये बात सुन के कितना कैसा लगता है। समझो आपके माँ बाप आपके सामने ये बात कहते हो कि यार ये काम हो जाता तो ये कर लेते, और वो मजबूरी में नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा नौकरी नहीं कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है। और ये सब बातें सुन के एक, मैं जानता हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि मेरे पापा बिजनेसमैन है, हम लोग भी नॉर्मली हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, तो मुझे सब बातें जानता हूँ मैं। घर वाले इतनी ज्यादा सोचो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपकी एक साल पहले का वो पहला ही
पहले से सोच लेते हैं ये करना है कि सर ये ऐसा हो जाए तो ऐसा कर ले। तो सोचो ये कितनी ज्यादा हमारे ऊपर उम्मीदें होती हैं। और मैं जैसे आपने देखा होगा हाई सोसाइटी के लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं, उनकी नॉर्मली ये होती है कि 20 से 30 साल तक वो ऐश करेंगे। ऐश का मतलब होता है कॉलेज लाइफ जीना। कॉलेज लाइफ का मतलब ऐश करना। तभी तो मैं कहता हूँ जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो सब कॉलेज लाइफ का मतलब होता है कि वो जिंदगी को एंजॉय करना। लेकिन आपके लिए एंजॉय करने के लिए नहीं है। आप अगर बेइज्जती कर रहे हो तो वास्तव में करो। अगर आप वहां पर फोटो क्लिक करोगे और एंजॉय करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपने देखा होगा उनका 20 से 30 तक एंजॉय करना, 30 का बच्चा मैच जाता है, वो अपनी कंपनी में उसको बैठा लेते हैं। अब भाई आपके पास क्या एंजॉय की लाइफ है? कोई एंजॉय की लाइफ है बताओ। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरी लाइफ पूरी ऐसी निकल गई खाली किसमें, ये पढ़ाने में। मैंने कहा एंजॉय किया बताओ। अभी मेरी एक 25 साल और 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। 20 साल की एज में बच्चा सही से मैच्योर होता है, उस साल से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। और मैंने 5 साल में पढ़ाया ही है खाली, और 5 साल में ऐसे ही रहा हूँ हमेशा कि हर घंटे को मेरा बंदा हुआ टाइम में पीली भी तभी पूरी घूम पाया हूँ, 4 साल हो गई। तो मेन चीज है कि संघर्ष आपको करना पड़ेगा। और संघर्ष का मतलब होता है कि आपको लाइफ टाइम ये साइकिल चलानी पड़ती है, और इसको अगर आप लोग सही से कंटिन्यू रखोगे तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि अगर सोचो कि हम 20 से 30 साल की एज में एंजॉय कर ले, उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे, तो तब तक टाइम निकल जाएगा, घर वाले शादी कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग मेन है कि आप लोगों को अभी से करते फोकस करना पड़ेगा। और आप लोग इतने स्ट्रांग बन जाओ, ज्यादा टाइम नहीं देना है, 2-3 साल बस, सही है। और 2-3 साल के बाद तुरंत ही कहते अपने आप को कुछ ना कुछ करना ही करना है, ये ठान लो। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि हम 5 साल तक तैयारी करते रहेंगे, 10 साल तक करते रहेंगे, करवा नहीं कर पाएंगे भाई, कैसे करवा लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो आप लोग बेटा ये समझ गए डीएनए पॉलीमरेज। चलो हम कुछ लाइनें पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, फिर इसके बाद अगली बात करते हैं। अभी नहीं हुआ बेटा, अभी रुक जाओ, ये वाला कोर्स पढ़ लो, इसके बाद ये तो मैं कल ही समझाऊंगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर रहा था। इसलिए नहीं कर रहा था, मुझे लगता है कि बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, और ये बहुत जरूरी होता है। एक बात मैं आपको और बताऊं ना, मैंने ये सब खुद से गुजरा हूं, इसलिए मैं जानता हूँ। और जो गुजरता है वही जानता है, जो नहीं गुजरा होगा वो तुम्हें क्या बताएगा। और मैं गुजरा हूँ हर चीज से। बेटा मैं क्या बताने वाला था, भूल गया, फिजिक्स बताने वाला था। मैं क्या बताने वाला था, बहुत अच्छी बात थी। चलो किससे? फिजिक्स से नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था। चलो आ जाओ रेप्लिकेशन पे आ जाओ। रेप्लिकेशन से पढ़े इसको, रेप्लिकेशन को। तो यहाँ पे प्रिंपल लगा है, यहाँ पे देखो बेटा पढ़ लो इसे, पढ़ने ठीक है। तो देखो कह रहा है बाय प्रोपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर डीएनए, किसने दिया था बेटा? बॉटसन एंड क्रिक। दो साइंटिस्ट थे, एक था क्रिक और एक थे बॉटसन। और कह रहा है इमीडिएटली प्रपोज अ स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टू प्रूव देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलो। कह रहा है इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेट इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। मतलब जेनेटिक मटेरियल की लगातार कॉपी करनी है यहाँ पे, आपको बताना है। कह रहा है बॉटसन एंड क्रिक ने कब दिया था? 1953 में। एक बात और ध्यान रखो, जेनेटिक से डेट भी भूल जाती है, डेट भी पूछ सकता है, तो आप लोग इनको याद रखो। ठीक है, आगे करें द स्कीम सजेस्ट दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। मतलब न्यू स्ट्रैंड बनता है बेटा, तो उसका एक स्ट्रैंड कैसे वर्क करता है? टेम्पलेट की तरह, और टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है उल्टा, समझ गए आप लोग। और न्यू स्ट्रैंड से मैं बोल सकता हूँ ये जो न्यू स्ट्रैंड बनता है उसको, और जिससे बनता है उसे बोलते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड, या बोल सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगले क्या देखो, after the completion of replication each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed as semi conservative. Semi conservative का मतलब पता है क्या होता है? बताओ। आधा पेरेंटल, या हम बोल सकते हैं आधा संरक्षण, मतलब आधा बचा हुआ है हमारे पास पेरेंटल, उसको देख के दूसरा होगा। तभी तो हम लोग जो स्टैंड होता है ओल्ड वाला, उसको हम क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। जैसे एक स्टैंड इस वाले डीएनए का पेरेंटल है और एक स्टैंड इस वाले डीएनए का पेरेंटल है, समझ गए आप लोग? टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे, सही है, ठीक है। अगले देखो बेटा, और कह रहा है डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल या डीएनए रेप्लिकेशन, ऐसे बोलते हैं हम, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब ये एक्सपेरिमेंट थी कैसे हुआ था, तो मैं कल आपको ये समझाऊंगा। यहाँ पे और कुछ नहीं है, देख सकते हो आप लोग। आप लोग बताओ, अगर मैं डीएनए है कोई, ये देखो डीएनए है, उसको अगर मैं हाईली आइसोटोप है उससे मैं क्या करता हूँ, ग्रो कराऊंगा मीडियम में, तो आप लोग बताओ रेप्लिकेशन करेगा, एक स्टैंड इधर जाएगा एक इधर जाएगा। नॉर्मल कौन सा होता है? N14 होता है, ये N15 है, तो N14 एक स्टैंड इसका होगा, एक N15 इसका होगा, एक N14 इसका होगा, एक N15
इसका होगा, तो समझ गए ये कैसा स्टैंड है पेरेंटल और ये कैसा है न्यू स्टैंड। तो इसके बारे में कल डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि ये कैसा है। और उसके बाद बेटा आप लोगों को छुट्टी मत करना क्योंकि अब इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रही है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और ये आप लोगों को साथ साथ पढ़नी होंगी। और कोई बच्चा बीच में मिस करेगा तो आप लोग फिर दिमाग से चल नहीं पाएंगे चीजें, ठीक है। तो आप लोग डेली आओ और कंटिन्यू आप लोग ये चल रहा है, अभी कल हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ठीक है। अरे मुझे मैंने पहले के जो आज नहीं किया, आज तक नहीं किया।